क्या हालचाल आप लोग हैं, कैसे हैं सब। तो बच्चों हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नया पार्ट लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 है, जिसमें मैं आपको मेटेलिक कंडक्टेंस और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस समझाऊंगा, ठीक है। और सबसे बेहतरीन तरीका है उसको समझने का कि आप लोग उसका डिफरेंस समझ लो, तो डिफरेंस समझ में आएगा तो बढ़िया तरीके से सब कुछ समझ में आ जाएगा। और आज थ्योरेटिकल पार्ट है तो फैक्टर करेंगे इसको और डिफरेंस करेंगे और इसी वीडियो को यहाँ तक सीमित करेंगे, ठीक है। फिर अगले टॉपिक में मिलेंगे आपसे। तो बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखो बात यह है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अभी तक फिलहाल हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ लिया है और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हमने क्या बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ NaCl करा है, मतलब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl करा है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ KCl करा है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ पानी करा है, डिस्चार्ज पोटेंशियल पढ़ा है बच्चों। और इसके अलावा हमने फैराडेज लॉ पढ़ा है फर्स्ट और सेकंड, और फैराडे लॉस के न्यूमेरिकल्स भी कर लिए हैं। और अब उसके बाद जो हमारे पास टॉपिक आता है वो आता है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। तो बच्चों इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस और मेटालिक कंडक्टेंस क्या होता है उसके बारे में जरा पढ़ लेते हैं। और टाइम बचाने के लिए मैंने पहले ही लिखा है, तो चलो फटाफट पढ़ लेते हैं, फटाफट पढ़ लेते हैं, ठीक है। और ये आपका नया चैनल है, ठीक है, ये आपका नया चैनल है जिसका नाम है लर्न एंड फन। तो देखते हैं कितना लर्न और कितना फन होता है। लर्न की पॉसिबिलिटी बनी रहेगी और फन की पॉसिबिलिटी बनी रहेगी, ठीक है। चलो देखते हैं, लेट्स सी। तो मेटालिक एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। तो बच्चों मेटालिक कंडक्टर्स और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स क्या होते हैं। मेटालिक क्या होता है, मेटालिक का मतलब होता है मेटल्स। तो मेटल्स आप लोगों को मालूम ही है, जैसे कॉपर और एल्यूमिनियम बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है बच्चों कि यहां पर मेटल्स के अंदर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। मेटल्स के अंदर क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से उनके अंदर करंट पास होता है। इसका मतलब जो मेटालिक कंडक्टर होता है बच्चों, उसमें आपके फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट बनता है। तो यहां पे हम बोलेंगे करंट फ्लोज ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट। सही बात है, सही बात है ना। मेटल्स के अंदर, कॉपर के अंदर, एल्यूमिनियम के अंदर फ्लो होता है, करंट का फ्लो होता है। तो क्लियर हो गया। सेकंड पार्ट पर आ जाते हैं बच्चों, करंट फ्लोज ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस। बिल्कुल सही बात है। जो बच्चों आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है, जो आप बैटरी से कनेक्ट करते हो इलेक्ट्रोलिटिक सेल को और कुछ इलेक्ट्रोलाइट डाल देते हो जो प्लस और माइनस में टूट जाता है, तो प्लस और माइनस वो आयन ही तो है जो इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर घूम रहे हैं, मूव कर रहे हैं बच्चों। तो वो क्या कर रहे हैं, वो भी तो करंट बना रहे हैं। तो यहां पे करंट बनता है इलेक्ट्रोलिसिस में, पर वो आयंस की वजह से बनता है। लेकिन जो मेटालिक में बनता है वो किसकी वजह से बनता है, वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनता है। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट बच्चों, दूसरा पॉइंट है यहां पे कोई भी केमिकल चेंज नहीं आता है। बच्चों आप लोग खुद ही देख लो, आपके घर में अगर वायर होती है, तार की वायर होती है, तो उसमें जो आपका इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या कोई नई चीज बना रहे हैं क्या? तार हमें अगले दिन हमारी दादी अम्मा मिलती है क्या उस तार में, या तार उस दिन हमें बन समोसा दे देता है, या तार उस दिन स्प्रिंग रोल बन जाता है क्या? ऐसा कुछ नहीं होता बच्चों। तो कोई भी केमिकल चेंज नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होते रहता है। तो अगर आप क्या बोलते हैं स्विच ऑफ कर दोगे तो करंट ऑफ हो जाएगा, स्विच ऑन कर दोगे तो करंट ऑन हो जाएगा। बस यही इसका काम है और कोई नया काम नहीं है। ऐसा नहीं है कि क्या बोलते हैं ऊपर अभी पंखा चल रहा है क्लास पर, ठीक है, तो ऊपर जो पंखा चल रहा है बच्चों क्लास पर, तो वो जो पंखा है उसमें उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, करंट जा रहा है, तो उसकी वजह से वो चल रहा है, और बंद कर देंगे तो बस बंद हो गया। अब ऐसा थोड़ी ना है कि अगले दिन जो मुझे पंखा मिला वो टेडी बियर घूम रहा था उसके ऊपर, तो ऐसा तो कुछ नहीं है ना, ठीक है। मेरा पंखा टेडी बियर में कन्वर्ट हो गया। अब ये टेडी बियर राज वाली बात है, बाद में करेंगे कभी, ठीक है। तो नो केमिकल चेंज, यहाँ पे कोई भी केमिकल चेंज नहीं आने वाला है, ठीक है। लेकिन बच्चों केमिकल चेंज इसमें जरूर आता है। इसमें केमिकल चेंज आता है, आपको पता है जो इलेक्ट्रोलिसिस है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए काम आता है, किसी पे लेयर चढ़ाने के लिए काम आता है, किसी पे मेटल लेयर चढ़ाने पे काम आता है। तो ये सारे के सारे केमिकल चेंज के लिए काम आता है बच्चों। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोलिसिस में केमिकल चेंज होता है, लेकिन मेटालिक में कोई भी केमिकल चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस आपका, पहले मैं रेसिस्टेंस के बारे में समझा देता हूं। रेसिस्टेंस आपकी इलेक्ट्रॉन की रुकावट होती है, मतलब करंट की रुकावट होती है, करंट को रोकता है। तो यहाँ पे जो रेसिस्टेंस डेवलप होता है वो किसकी वजह से होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से फ्लो करते हैं और आपस में टकराते हैं, आपस में टकराते हैं तो हीट बनती है, हीट बनती है तो हीट तो दुश्मन है भैया करंट की, तो करंट तो रुकेगा ही रुकेगा। तो समझ में आया ना आपको। इसका मतलब रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट क्या होगा, घटेगा। आप लोगों ने ओम्स लॉ में भी पहले पढ़ रखा होगा, ठीक है, क्लास 10th में। लेकिन
बच्चों अगर यहाँ की बात करी जाए तो रेसिस्टेंस ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ आयंस, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है, ये प्लस की रॉड हो गई और एक माइनस की रॉड हो गई, तो यहाँ पे आयन जो इधर है और ये इधर है, तो आयन इधर जाता और ये वाला आयन इधर जाता और ये वाला आयन आपको इधर जाता, प्लस वाला उधर और माइनस वाला उधर जाता। लेकिन उसने सोचा यार कि मैं प्लस रॉड की तरफ जा रहा हूं, मैं प्लस रॉड की तरफ जा रहा हूं, मैं माइनस रॉड की तरफ जा रहा हूं, पर मुझे सुंदर कन्या तो नीचे ही मिल गई, ठीक है, मतलब बी उसको मिल गया। अब कैसे, क्या कुछ भी बोल लो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो भैया यहाँ पे नीचे जो है उसको एक पार्टिकल मिल गया जो नेगेटिव है। भाई उधर दूर रॉड है, इधर भी दूर रॉड है, वो जाना उधर चाहता है, वो जाना इधर चाहता है, लेकिन दोनों जब पास पास आ गए तो खुद का ही आकर्षण हो गया, खुद का ही अट्रैक्शन हो गया वहां पर। तो यहाँ पे खुद का ही अट्रैक्शन हो गया यहाँ पर, और आयंस में रुकावट आ गई, तो आयंस फ्लो नहीं करेंगे तो करंट अच्छे से नहीं बनेगा। तो किसकी वजह से रुकावट आती है? आयंस के अट्रैक्शन की वजह से रुकावट आती है। तो रेसिस्टेंस यहाँ पे किसकी वजह से बनता है? इंटरेक्शन ऑफ आयंस की वजह से बनता है। लेकिन यहाँ पे रेसिस्टेंस बनता है इलेक्ट्रॉन के कोलिजन से, जो कि आप काफी बार जानते ही हो। और यहाँ पे बच्चों जो रेसिस्टेंस होता है वो इंक्रीज इन टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आप रेसिस्टेंस बढ़ रहा है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, ऑन इंक्रीज द टेम्परेचर रेसिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीज। पर रेसिस्टेंस डिक्रीज करता है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। क्यों भाई? क्योंकि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आयंस का अट्रैक्शन टूट जाएगा, जो आप आपस में अट्रैक्ट कर रहे थे। लेकिन जब वो आयंस का अट्रैक्शन टूटा तो अब आयंस सिंगल होकर सीधा अपनी मंजिल की तरफ पहुंचेगा, जो कि उसकी नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड होगी, और बी भी सिंगल होकर, ठीक है, ए से ब्रेकअप लेके वो पहुंचेगा अपनी रास्ते पर, अपनी मंजिल पर। सिंपल सी बात है। तो क्लियर हो गया आपको? कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप हीट देते हो तो अट्रैक्शन टूट जाता है, अट्रैक्शन टूट जाता है तो फिर कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, तो यहाँ पे रेसिस्टेंस डिक्रीज कर जाएगा और करंट आपका इंक्रीज कर जाएगा। तो क्लियर हो गया आपका ये डिफरेंस? तो यही डिफरेंस के मुताबिक बच्चों हम इसका फैक्टर भी पढ़ेंगे। तो डिफरेंस आपको क्लियर हो गया। तो यहाँ पर करंट कौन बनाता है? आयंस बनाते हैं। यहाँ पे केमिकल चेंज होता है। यहाँ पे रेसिस्टेंस किसकी वजह से होता है? इंटरेक्शन ऑफ आयंस की वजह से होता है। और यहाँ पे रेसिस्टेंस डिक्रीज करता है जब इंक्रीज करते हैं करंट। लेकिन यहाँ की बात करें तो यहाँ पे करंट फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कोई भी केमिकल चेंज नहीं होता है। यहाँ पे करंट, यहाँ पे जो रेसिस्टेंस बनता है, करंट को रोकने की जो प्रॉपर्टी होती है उसे रेसिस्टेंस कहते हैं, वो इलेक्ट्रॉन के टक्कर से बनता है। और रेसिस्टेंस इंक्रीज करता है और ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर, पर यहाँ पे डिक्रीज करता है ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये क्लियर है आपको? कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, फैक्टर करते हैं। ओके, तो जल्दी जल्दी नोट कर लो, उसके बाद करते हैं फैक्टर्स। ओके बच्चों, तो अब हम पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स। तो फैक्टर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके नॉलेज के लिए और 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है इसमें से। तो क्वेश्चन जो है वो फैक्टर जो है वो ये है। फैक्टर्स का जो पहला पॉइंट है वो ये है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो बच्चों नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? भाई दो ही तरह के नेचर होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो भैया अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग अगर इलेक्ट्रोलाइट होगा, हमारे पास दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग, ठीक है, और एक होता है वीक। अब स्ट्रॉन्ग और वीक में क्या फर्क होता है बच्चों? स्ट्रॉन्ग में ये फर्क होता है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जो है वो आयंस बहुत ज्यादा बनाता है, स्ट्रॉन्ग ना आयोनाइजेबल ज्यादा होता है, और वहीं पर ये जो वीक होता है वो आयोनाइजेबल कम होता है, ठीक है। तो अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आप अगर किसी पानी वानी में डालते हो तो वो ज्यादा बनाएगा, ठीक है, और वीक होगा तो वो क्या बनाएगा? थोड़ा कम बनाएगा, सिंपल सी बात है। तो आप ये बताओ कि स्ट्रॉन्ग में अगर वो ज्यादा बना रहा है, आयंस अगर ज्यादा बना रहा है, तो आयंस फिर ज्यादा बनेंगे तो कंडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी, मतलब इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस बढ़ेगा, बिजली अच्छी पास होगी, करंट अच्छा बनेगा, सिंपल सी बात है। आयन ज्यादा होंगे तो करंट अच्छा बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि एग्जाम्पल के तौर पे लिख लेते हैं कि इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट formed more ions, ठीक है, ड्यू टू कंडक्टिविटी यानी कि करंट जो है आपका ड्यू टू कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी। वहीं पर आप वीक के लिए लिख सकते हो कि इन वीक इलेक्ट्रोलाइट फॉर्म्ड लेस आयंस ड्यू टू कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। वीक के लिए आप ये लिख सकते हो, सिंपल सी बात है ना। अब साइज पर आ जाओ बच्चों, साइज ऑफ आयन एंड देयर सॉल्वेशन। बच्चों सॉल्वेशन का मतलब क्या होता है? सॉल्वेशन का मतलब ये होता है कि कंबाइनिंग कैपेसिटी, कंबाइनिंग प्रॉपर्टी बोल दो,
कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सॉल्वेशन को कंबाइनिंग प्रॉपर्टी कहते हैं। तो सॉल्वेशन बोलता है कि अगर ग्रेटर द आयन, ये बोलता है ग्रेटर द आयन, ठीक है, ग्रेटर द आयन साइज, ठीक है, ग्रेटर द सॉल्वेशन, ग्रेटर द सॉल्वेशन। अगर आयंस के साइज ज्यादा बड़े होंगे तो कंबाइनिंग प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी आयंस की। मतलब कहने का मतलब यह है हमारा कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलाइट हो गया प्लस, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलाइट हो गया माइनस, और यहाँ पर क्या बोलते हैं ए है और यहाँ पे बी है, और दोनों के दोनों आयन सेम साइज के लगभग, तो इनका कंबाइनिंग प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी। तो अगर इनकी कंबाइनिंग प्रॉपर्टी बन जाएगी तो ट्रेवल नहीं करेंगे ज्यादा, अगर ट्रेवल नहीं करेंगे तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो ग्रेटर द आयन साइज, ग्रेटर द सॉल्वेशन, देयरफॉर कंडक्टिविटी डिक्रीजेस, कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाती है बच्चों, ठीक है। और अगर लेसर होता है तो लेसर और कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है। तो इस तरीके से इसको लेते हैं हम काम में। नेक्स्ट है बच्चों नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड विस्कोसिटी। तो बच्चों ज्यादा विस्कस होगा, ज्यादा विस्कस तो मूव ही नहीं कर पाएगा, तो इसलिए कंडक्टिविटी कम हो जाएगी, और विस्कोसिटी कम होगी, अच्छा थोड़ा सा डाइल्यूटेड ठीक होगा, ठीक ठाक होगा, तो अच्छे से आपका क्या बोलते हैं आयन फ्लो करेंगे और करंट बनाएंगे, कंडक्टिविटी बढ़ेगी, सिंपल सी बात है। टेम्परेचर का भी पढ़ लिया बच्चों। तो टेम्परेचर जो होता है अगर वो बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने से रेसिस्टेंस क्या हो रहा था, रेसिस्टेंस कम हो रहा था, और रेसिस्टेंस अगर कम हो रहा था, रेसिस्टेंस डिक्रीज हो रहा था, तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। और पांचवा इसके पास जो रहता है, पांचवा इसके पास जो फैक्टर रहता है वो रहता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो बच्चों कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है ऑन इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। वो क्यों भाई, ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि आप कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा करते जाओगे तो आयंस एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे, रॉड की तरफ नहीं जाएंगे, तो रुकावट यानी कि रेसिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, इसलिए कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, सिंपल सी बात है बच्चों। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, छोटा सा टॉपिक बनाया आज मैंने। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको ओम्स लॉ, रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी और भी बतेरी चीजें, सेल कांस्टेंट, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, कापा, ये सब मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको डिटेल में। तो मुझे उम्मीद है कि फैक्टर वेक्टर और ये सब आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो बच्चों ले लो, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।